जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर की जीत टेस्ट सीरीज में आज दूसरी क्लास है। आप लोगों का सबका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं। आपके एग्जाम से दृष्टि जो भी प्रश्न बनने वाले हैं आप देखेंगे, यहाँ से ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। और सब लोगों को नमस्कार। आसानी से देखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे। लगातार ये जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज जारी रहेगी। यहाँ पर अग्निवीर से संबंधित चाहे जीडी हो, चाहे एनए हो, चाहे ट्रेडमैन हो, जो भी है, आर्मी अग्निवीर के स्पेशल एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जैसे देखते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रश्न कुछ लिखे हुए हैं, आपको पेन कॉपी लेकर लिखना है, पढ़ना है। कोयला कितने प्रकार का होता है, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको बता दें, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा होता है बिटुमिनस कोयला। और तीसरा होता है लिग्नाइट कोयला। और चौथा है पीट कोयला। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। कोयला अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानें, वो चट्टानें जिनको हम सेडामेंट्री कहते हैं, सेडामेंटरी रॉक से प्राप्त होता है। सेडामेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान, ऐसी चट्टानें जो जमीन के अंदर अवसादों, मलबा दबने से इनका निर्माण होता है। ये जीवाश्मी चट्टानें भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्मी चट्टानें कहलाती हैं। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा किस्म कोयला होता है। इसमें लगभग 90% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस है, इसमें लगभग 75 से 85% तक कार्बन होता है। और लिग्नाइट जो है, इसमें आपको मिलेगा 65 से 75% तक कार्बन की मात्रा। पीट होता है, इसमें 45 से 55% तक कार्बन होता है। पीट में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, इसलिए सबसे घटिया कोयला ये होता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला है। बिटुमिनस सबसे ज्यादा व्यापारिक कोयला यही है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोयला बिटुमिनस है। इसे मुलायम कोयला कहते हैं, सबसे मुलायम होता है, मुलायम कोयला है ये। और लिग्नाइट इसे भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कोयला पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आप जानते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा क्षेत्र है, दक्षिण भारत में कर्नाटक क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भी कुछ कोयला पाया जाता है। भारत के अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र क्षेत्र में जहाँ कोयला पाया जाता है। तो कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। सबसे अच्छा कोयला ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप नोट करिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न पूछा, आप पहला जो है उसका लिख लिए होंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश के विषय में बताने जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के विषय में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा, देखिए कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ये है यूटी, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे छोटा जो है, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप ये कहाँ है? अरब सागर में है। अरब सागर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में है। और केरल के पश्चिम में स्थित है। केरल के पश्चिम में स्थित है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे छोटा
ठीक है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो है लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अभी 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके पहले ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। 2019 में 31 दिसंबर को ये संविधान द्वारा पारित हुआ और इसे केंद्र शासित का दर्जा दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बने। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है। सबसे छोटा लक्षद्वीप, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लद्दाख है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। कलम तेजी से चलाएंगे क्योंकि समय कम होता है, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न दिया हुआ है, संविधान के किस भाग में संशोधन की व्यवस्था है। तो भाग की पूछी जा रही, भाग। तो संविधान में कुल 22 भाग शुरू में थे, वर्तमान में 3 भाग इसमें और जोड़ा गया है, तो वर्तमान में 25 भाग है संविधान में। अब इसमें पूछा गया है संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 18 में संविधान संशोधन की व्यवस्था है। और ये लिया कहाँ गया है, संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में लिया गया है। कुल 61 देशों के संविधान से हमारे देश में कुछ न कुछ जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 18 में वर्णन है इसका। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद बताएंगे 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक वर्तमान में सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, वो भी भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार, ऊसर सुधार, और किनके पास भूमि है किनके पास नहीं है, भूमि कैसे आवंटन किया जाए, ये इसके लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। अभी तक वर्तमान में कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके, तो लगभग 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन 106 है, संविधान संशोधन वर्तमान में हो चुके हैं। संविधान संशोधन, अब आप लोग ये समझेंगे संविधान संशोधन क्यों किया जाता है। अब भाई हमारा संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। संविधान संशोधन मतलब समय के साथ बदलाव होता है समाज में रहने का, विज्ञान के क्षेत्र में, और रहन सहन जिससे आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमारा संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक है, और क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। समय के साथ जब हमें कुछ नया चीज चाहिए था तो बिना संविधान संशोधन में उसे नहीं जोड़ा जा सकता है। तो संविधान संशोधन ये जो होता है संसद के द्वारा किया जाता है, और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति लोग शामिल होते हैं। तो ये सब मिल करके संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पहले इसका बिल पारित होता है, फिर विधेयक आता है, फिर कानून बनता है। तो ये प्रक्रिया है। सबसे पहले बिल पारित होगा, बिल आएगा, फिर विधेयक आएगा, फिर कानून बनेगा। पहले बिल, फिर विधेयक, फिर कानून। कोई चीज जोड़ने के लिए संविधान में जोड़ा जा सकता है। मूल संविधान में किसी प्रकार का बदलाव की प्रक्रिया नहीं है। मूल संविधान में किसी प्रकार की बदलाव की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उसमें कुछ नया जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकते हैं, आप लिख लिए होंगे, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी किस प्रदेश से निकलती है। कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र के निकलती है। महाराष्ट्र के बालेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कृष्णा नदी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा शहर आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक बांध है जिसका नाम है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध ये भी आपका कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी नागार्जुन बांध है। और नागार्जुन एक अभयारण्य भी है। अभयारण्य, अभयारण्य का मतलब जंगली क्षेत्र, सेंचुरी जिसे कहते हैं। नागार्जुन अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। विजयवाड़ा शहर है। बंगाल खाड़ी में ये नदी गिरती है, निकलती महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से है। तो कृष्णा नदी इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, कृष्णा नदी का जहाँ पर ये बहाव है, तो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। और ये धान की खेती के लिए कृष्णा और कावेरी नदी के बीच का डेल्टा है। कृष्णा और कावेरी नदी के बीच का डेल्टा है, वो धान की खेती के लिए उपजाऊ है, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये एरिया इसके लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न समझेंगे, गोल्डन रेशा किसे कहते हैं? गोल्डन रेशा या गोल्डन फाइबर कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूट को गोल्डन रेशा कहते हैं। जूट भारत में सर्वाधिक जो होता है, कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे अधिक होती है। बांग्लादेश में भी जूट खेती होती है। जूट से बहुत से मतलब रेस वो सुनहरे कलर का होता है, इसलिए गोल्डन रेशा कहते हैं। और रस्सियां बनती हैं इससे, जानते होंगे आप लोग। और एक दूसरा होता है, अगर कहा जाए व्हाइट फाइबर। व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर किसे कहते हैं? तो व्हाइट फाइबर कहते हैं कपास को। कपास को व्हाइट फाइबर कहते हैं। नारियल के रेशे को क्या कहा जाता है? नारियल के रेशा को कहा जाता है, नारियल के रेशा को कहे जाते हैं कोयर कहते हैं, COIR। जटा जिससे बनता है। जूट से तो बोरा वगैरह बनता है। बोरा सबसे ज्यादा बनता है। टाट पट्टी बनती है, टाट पट्टी, टाट पट्टी, सुतरी, ये धागा और सुतरी वाला, ये सब गोल्डन फाइबर से बनता है। व्हाइट फाइबर कपास को कहते हैं, गॉसिपियम कपास कहते हैं। और कपास के किस भाग से, मतलब कपास पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है बीज, बीज की एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस से प्राप्त होता है। बीज के ऊपरी छोर से, बीज सीड के ऊपरी खोल से प्राप्त होता है, कैप्सूल से। कपास का फल जो होता है उसे कैप्सूल कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, SBI की स्थापना कब हुई है? ध्यान से समझेंगे क्या क्वेश्चन है। SBI की स्थापना, तो यहाँ से बैंकिंग से प्रश्न बन सकते हैं। तो SBI भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक क्या है? ये सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। SBI भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई है। सबसे ज्यादा ATM जारी किया हुआ है। ATM का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सबसे ज्यादा ATM कौन जारी किया? SBI जारी किया। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई है। समझ रहे हैं? इससे बैंकिंग से प्रश्न पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो RBI है। RBI सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होना ही 1935 में। मुद्रा यही जारी करता है। मुद्रा कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो कोलकाता में हुई है इसकी स्थापना। लेकिन अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आप बताएंगे मुंबई है। मुंबई वर्तमान में इसका मुख्यालय है। स्थापना अंग्रेजी शासनकाल में 1935 में हुई है, तो कलकत्ता में हुई है इसकी स्थापना।
सबसे बड़ा बैंक है, यही मुद्रा जारी करता है और विमुद्रीकरण भी यही करता है। नोट भारत में जारी जो होती है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बैंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक दो प्रश्न बैंक से भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो है आप कह रहे हैं हमारी क्लास लेते समय आपसे निवेदन है पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिए और नोट करते जाइएगा। बहुत ढेर सारे प्रश्न बहुत अच्छे पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध आपको पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। और ये कहाँ हुआ? बंगाल क्षेत्र में हुआ। प्लासी के स्थान में बंगाल में एक स्थान था प्लासी, वहां हुआ, इसलिए इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। और ये एक ऐसा युद्ध था, निर्णायक युद्ध था कि इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया और उनको ये विश्वास हो गया कि हम भारत में आसानी से व्यापार कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। प्लासी युद्ध 1757 में किनके मध्य हुआ? तो आप बताएंगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज थे और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, इनके मध्य हुआ ये युद्ध, पूछा जाता है। इसके बाद एक और युद्ध हुआ था 1764 में, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध थे। अंग्रेजों का भारत में हाथ जमाने का, पैर जमाने का, यहाँ पर पकड़ बनाने का अंग्रेजों का यहीं से शुरुआत हुई। ये दोनों युद्ध अंग्रेज जीते थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो है ये हार गए थे। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें मीर कासिम, सिजाउद्दौला अवध के नवाब, और एक और थे इसमें जो थे मुगल थे, कोई मुगल राजा उस समय के थे, और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था। 1576 में, 1576 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। इनको आपको याद रखना है। तराइन का युद्ध आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। युद्ध में से एक प्रश्न पूछा जाता है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखेंगे तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश में राजाओं में फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। इस समय तुगलक वंश में सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था अच्छी की गई थी। ढेर सारे नहरें बनाई गई थी उस समय कृषि के लिए तुगलक वंश में। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। जो जौनपुर है यूपी में, जौनपुर की स्थापना ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी, जूना खां की याद में। जूना खां इनके चाचा थे, जूना खां। ठीक है, जौनपुर को ही क्या कहा जाता है? सिराज-ए-हिंद कहा जाता है, सिराज-ए-हिंद। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत आगे था जौनपुर, इसलिए इसे सिराज-ए-हिंद कहा गया है। जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। अटाला मस्जिद जौनपुर में ही। ऐसे प्रश्न बनते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर?
24 तीर्थकर हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी के विषय में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थक थे गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह नहीं, सॉरी, 24वें महावीर स्वामी थे। ये कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में देखेंगे। वर्तमान में सीडीएस कौन थे? ठीक, सीडीएस क्या होता है? चीफ डिफेंस सर्विस। क्या कहते हैं? चीफ डिफेंस सर्विस। चीफ डिफेंस सर्विस ये नया पद गठित किया गया है राष्ट्रपति के भार को कम करने के लिए। वैसे तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं, लेकिन इनके भार को कम करने के लिए चीफ डिफेंस सर्विस की स्थापना की गई। और चीफ डिफेंस सर्विस जो होती है, चीफ डिफेंस सर्विस जो होती है, ये सीडीएस राष्ट्रपति के नीचे पहले, सबसे पहले जो थे बिपिन रावत थे। बिपिन रावत ये प्रथम थे। और वर्तमान में अनिल चौहान है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकपाल क्या था? लोकपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में है लोकपाल अजय मणिक राव। और शुरू में सबसे पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल। लोकपाल एक ऐसा बिल है जो भ्रष्टाचार रोकता है। क्या रोकता है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए, देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल की स्थापना की गई। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये किस नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की हैं। आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली, और महिलाओं में दूसरी, और ये 15वीं है, याद रखेंगे। 15वें क्रम की है, 15 क्रम की है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष पूछा जाता है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार। नोट डाउन करेंगे, लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। नौसेना मतलब जल सेना। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे हैं। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। छोटा छोटा ही वीडियो, लेकिन आप पढ़ते जाइएगा, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जय हिंद, जय भारत।